जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू विल जेएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। पॉलिटी सीरीज का ये वीडियो और आज हम लोग फंडामेंटल राइट को देखेंगे। फंडामेंटल राइट, दो वर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक फंडामेंटल और साथ में राइट। ये दो चीजें आपको एज इट इज देखिए, फंडामेंटल और साथ में राइट्स जो है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें रखी गई, वर्ल्ड से ली गई, वो एज इट इज नहीं ली गई थी, वो इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस किए गए थे। इसीलिए जब हमने फंडामेंटल राइट को यूएसए से लिया तो ना ही यूएस की थ्योरी को एज इट इज हमने रख लिया या उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, और ना ही यूके या अदर कंट्रीज के कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया। हमने इन दोनों को इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या। देखिए, पहले हम ये समझेंगे कि राइट की डिफिनीशन क्या है, फिर राइट के सोर्सेस क्या है, राइट कितने टाइप्स के होते हैं। फोर्थ नंबर पे हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज की जो डिबेट है वो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, और इसका जो नेचर है ये क्या है। ये आपको इसका पूरे वीडियो का एक ओवरव्यू है। आगे हम शुरू करते हैं कि राइट के कॉन्सेप्ट को, कि राइट बेसिकली होता क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। पार्ट 1 में आपकी पार्ट 1 के अंदर इंडिया की जो फॉर्मेशन है, स्टेट का फॉर्मेशन है, स्टेट कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 में दिखेंगी। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, और पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से चीजें रखी गई हैं वो उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको रखा गया, और इसीलिए मैंने आपको ये नंबरिंग या ये ऑर्डर आपको बताया। इसके अकॉर्डिंग ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कहने की यहां जरूरत नहीं दिख रही। राइट्स के बारे में बात करें, दो डिफिनीशन आपको मैं यहां बताऊंगा। दो इसलिए बताऊंगा कि एक आपकी जो बेसिक समझ है वो डेवलप हो जाएगी, और दूसरा जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है या यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे अगर आपको राइट से रिलेटेड कुछ बात रखनी है, कहनी है, तो वो आप यहां कह सकते हैं, उसी तरीके के वर्ड्स आप यूज करेंगे। बेसिक डिफिनीशंस अगर आप राइट की देखें और समझें, जो एनसीईआरटीज या बेसिक बुक्स में आएंगी, वो ये कहती हैं कि एक ऐसी सिचुएशंस जिसके अंदर जो ह्यूमन है उसका 360 जो डेवलपमेंट, 360 डिग्री जो डेवलपमेंट हो, उस तरीके की सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। या पूरा डेवलपमेंट उसका हो पाए, अब पूरा का मतलब कि उसका मोरल डेवलपमेंट हो पाए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाए, उसका सोशल डेवलपमेंट हो पाए ना, ये सारे डेवलपमेंट अगर हो पा रहे हैं तो वो जो सिचुएशन है वो राइट्स में आएगी। ये एनसीईआरटी कहती है, या बेसिक लेवल की डेफिनेशन है। यूपीएससी यहां बात करती है, ये ऐसे क्लेम है इंडिविजुअल के जो किसके अगेंस्ट में है, अथॉरिटी के। अथॉरिटी को अगर हम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अथॉरिटी को यहां कौन रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट।
इसका मतलब स्टेट के अगेंस्ट में जो इंडिविजुअल को क्लेम मिलता है वो क्या है, वो राइट है। अब सवाल ये है कि स्टेट के अगेंस्ट में थोड़ा सा पेचीदा मामला आपको यहां देखने को मिलेगा। अब ये पेचीदा क्यों है ये समझना है, और इसी डिबेट को अगर हम समझ लेंगे तो हमें राइट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, और इसी डिबेट को हमें समझना है। देखिए, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। मैं आपको वो बातें समझाता हूं। स्टेट वर्सेस जो आप देखेंगे वो इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट आता है। इंडिविजुअल का जो कॉन्सेप्ट आता है, दो लोगों की चीज है। स्टेट के अंदर अगर हम विलफुल पावर दे देते हैं तो वो अथॉरिटी हो जाती है, मीन्स हमने उसे अपनी पावर प्रोवाइड कर दी तो वो अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट में बात करता है। और लेकिन ये पावर स्टेट के पास जा कैसे रही है, ये जा रही है इंडिविजुअल की अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल की पावर से। यही तो है डिबेट। और जब ये इंडिविजुअल मिलके क्या सोसाइटी के फॉर्मेशन में बातें करते हैं, सोसाइटी के फॉर्मेशन में बातें करते होगा, तो इंडिविजुअल, सोसाइटी और फिर स्टेट के कॉन्सेप्ट में चीजें चली। जो पूरा ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो इसी तरीके से चला। मतलब मीन्स पहले स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो किंगशिप का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, किंग इसको रिप्रेजेंट करता था। क्लियर? अब इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। यही तो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यहां चले आइए, यहां हम तो वैसे के वैसे रहे, इंडिविजुअल आज भी हैं, इंडिविजुअल उसी तरीके से हैं, सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वैसा ही है। क्या आज जैसे इंडिविजुअल या सोसाइटी है ऐसे ही 100 साल पहले भी हुआ करती थी, या ऐसे ही 200 साल 300 साल पहले भी चीजें हुआ करती थी? इसका आंसर है नो। हम इसे पॉलिटी के टर्म में समझ रहे हैं, ना कि हिस्ट्री के टर्म में समझ रहे हैं। तो हमें हिस्ट्री यहां नहीं जाननी, हमें उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हुआ करती थी ये समझना है। और जब हम इसको समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट 1215 में आता है ब्रिटेन में, जो ओरिजिन माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का, वहां से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। किसके अगेंस्ट में? स्टेट के अगेंस्ट में। देखिए, पावर एक ऐसी चीज है जो हमेशा अपने आप को एब्सोल्यूट होना मांगती है, और जो मॉडर्न थिंकर रहे, जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, वो इस बात के लिए कभी ओके नहीं करता कि पावर कभी भी कहीं सेंट्रलाइज और एब्सोल्यूट हो। इसीलिए बेहतरीन जो बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है वो ऐसी डेमोक्रेसी मानी जाती है जहां पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। जितनी सेंट्रलाइज पावर होगी उतनी ही वो एब्सोल्यूट होगी, और उतनी ही डोमिनेटेड होगी, वो हार्मफुल होगी सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, सिटीजन के लिए। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप राइट्स के कॉन्सेप्ट में समझें तो बीच का एक ऐसा दौर आता है जब रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, यूएसए के अंदर रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, यूएसए का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो रशियन रिवॉल्यूशन या रेनेसा के बाद की जब चीजें आगे बढ़ती हैं और यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को सोचना शुरू करते हैं, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जब देखते हैं आप, वहां फिर राइट के बारे में चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब तक इंडिविजुअल सेफ नहीं होगा तब तक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से डोमिनेट करेगा। एक चैलेंज और भी था, उस चैलेंज को हम भी अभी देखेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिए। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया वो दो लोगों की डिबेट है, एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच की।
और जो राइट्स मिलते हैं, राइट के सोर्सेज अगर हम यहां से समझें तो दो तरीके के सोर्सेज आपको यहां देखने को मिलेंगे। जैसे घर के अंदर अगर बच्चा लड़का हुआ तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल तरीके से उसे ज्यादा पावर मिलेगी, लेकिन बच्ची होगी तो उसे पावर कम मिलेगी। इसके लिए तो किसी लॉ की जरूरत नहीं है। तो ये किस तरीके की चीजें हैं, ये सोसाइटी से इनहेरिटेड है, मींस कस्टमरी लॉज हैं, कस्टम से ये चीजें डिराइव होती चली गई और वो हमें मिलती चली गई। राइट्स दो तरीके से आए, एक कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग और दूसरा जो इसे लॉ के अकॉर्डिंग बाइंड करके दिया गया, जिसके लिए लॉ बनाया गया और लॉ से उस पावर को दिया गया। जैसे आज आपकी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो राइट्स दिए गए, ये कस्टमरी लॉ नहीं थे। तो वो कहां से दिया गया, वो किसके अगेंस्ट पे दिया गया, वो लड़कों के खिलाफ जाके, वो स्टेट के अंदर, है ना, लड़कों के खिलाफ जाके लड़कियों को दिया गया। तो दो तरीके की बातें, कस्टमरी लॉ तो ऑलरेडी राइट्स को प्रोवाइड कर ही रहा था। अब यहां से राइट्स के सोर्सेज अगर आप देख लें, सोर्सेज तो क्या हो जाएंगे आपके, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कस्टमरी और दूसरा कस्टमरी या सोसाइटिकल कर लीजिए और दूसरा आप कह लीजिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ। दो तरीके के डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। आज भी वही है, अगर लॉ नहीं है तो वहां राइट कैसे मिल जाता है, जो कस्टम्स के अकॉर्डिंग चीजें चली आ रही हैं। अब इस डिबेट को थोड़ा सा और वाइड करते हैं, और जब ह्यूमन सिविलाइजेशन हो रहा होता है, जब अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग, जिसमें मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, तो उनके जो प्रिंसिपल थे, जो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने बात करी, फ्रीडम्स के बारे में बात करी, लिबर्टीज के बारे में बात करी। फिर यूएसए में चले जाइए तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिराइव किया गया, बताया गया। तो वहां इन्होंने ये देखा कि किंगशिप जो है, ये स्टेट की पावर को अगर हम मिनिमाइज नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल की जो पावर है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और अगर इंडिविजुअल की पावर मिनिमाइज हो जाएगी तो स्टेट मनमानापन करेगा, और इसी मनमानेपन के अगेंस्ट में इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी और 360 डेवलपमेंट करने के लिए आपको राइट और स्पेशली राइट्स के कॉन्सेप्ट में हमने चीजों को आगे बढ़ाया। अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी, रुक जाइए, पहले राइट्स यहां समझ लीजिए। एक चीज, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद देखिए फिर नेपोलियन आता है, फिर आगे वहां भी चीजें किस तरीके से खराब हो जाती हैं, फिर वाटरलू होता है, फिर यूरोप आगे बढ़ता है। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या सीन देखने को मिलता है कि ये जो स्टेट हैं ये अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, ये कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं सीधे किससे, वहां की जनता से, ना ही कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो एक जो बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है वो ये खड़ा हो जाता है कि दो हाथियों की लड़ाई में जो जंगल है वो उजड़ जाते हैं, लोगों की जिंदगियां वॉर होती है, और वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान वल्नरेबल सेक्शंस को, वीमेन और चिल्ड्रन को होता है, और मास लेवल पे डेथ होती है, लोग मारे जाते हैं। और तो ये स्टेट जो है वो डिक्टेटरशिप के कॉन्सेप्ट में चला जाता है। आपने देखा कि हिटलर आ गया होता है जर्मनी के, मुसोलिनी आपको देखने को मिलेगा। इसके अगेंस्ट में जब यूरोप की और पावर ये से आती है तो वो भी इसी थॉट में आते हैं और वॉर होती है। इस वॉर में एक चीज बहुत प्रोमिनेंट तरीके से नोट की जाती है, और वो ये देखा जाता है कि इस राइट में एक स्पेशल राइट्स को हमें देखने की जरूरत है, जो किसी भी बाउंड्री के बियॉन्ड जाके मिले, और वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ह्यूमन राइट।
1948 का में जो हम कन्वेंशन करते हैं और उसके बिहेव पे हम देते हैं ह्यूमन राइट। आपको वो राइट केवल इसलिए मिल जाएगा कि आप ह्यूमन हैं और आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी एरिया में हैं, किसी कंट्री का लॉ या किसी कंट्री की बाउंड्री उसे ब्लॉक नहीं करेगी। और इसीलिए वॉर प्रिजनर के ऊपर भी वियना कन्वेंशन के थ्रू ये राइट आपको देखने को मिलेगा। इसी राइट की वजह से आज हमारी जो सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी इतनी स्मूथ और इतनी सुकून से जी पा रही है। तो ये एक लंबी डिबेट है जो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। रीजन, पावर जो है वो सेंट्रलाइज है स्टेट के पास, अभी भी काफी हद तक डिसेंट्रलाइज हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टेट मींस स्टेट के पास जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं होता, वो पूरा एक मशीनरी होती है। मशीनरी में बहुत ढेर सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं, अलग अलग लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से लोगों के राइट्स को सरप्रेस करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। और इसी वजह से जब ये चीजें हमारे फाउंडिंग फादर ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जब इस बात को देखा, तो जब भारत आज़ाद हुआ और जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात चली, जो डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट चली, उसमें इस बात को बहुत प्रॉपर तरीके से रखा गया, प्रॉपर डिस्कशन में लाया गया। और उसके बाद राइट्स के आगे का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो कौन सा लाया गया? फंडामेंटल राइट लेके आया गया। देखिए, राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में भी डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फंडामेंटल का मतलब है कि इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, ये मूल हैं। जैसे हम हैं और जब तक हमारी सांस रहेगी तो ही मेरी सांस हमारी फंडामेंटल है। ब्रीथिंग इज माई फंडामेंटल, तो ये हमारा फंडामेंटल रहेगा, ये हम, और ये सब में रहेगा। इसीलिए फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यहां से आता है। और पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 13 to 35 में हमने इसे पूरी तरीके से मेंशन किया। देखिए, मेंशन किया, ये क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जॉस्टिव तरीके से हमने इसको मेंशन किया हुआ है, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी कहानी है, और वो कहानी आज भी चल रही है, ऐसा नहीं कुछ छूट गया या रुका हुआ है। तो ये हमारे फाउंडिंग फादर्स को बहुत अच्छे से पता था ये बात, और इसीलिए जो फंडामेंटल राइट है, इनके अमेंडमेंट से रिलेटेड जो पावर है उसको भी मिनिमाइज किया गया है। और फंडामेंटल राइट को भी एब्सोल्यूट नहीं रखा गया है। बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस यहां भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे फंडामेंटल राइट का पार्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कंट्री के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सोवरेनिटी के अगेंस्ट में, जुडिशरी के अगेंस्ट में, या किसी को आप उल्टी सीधी भाषा का यूज करें, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करें। नो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ जो गवर्नमेंट है, जो मशीनरी है, वो वर्क करेगी। तो क्लियरिटी हुई कि कैसे जो राइट्स हैं वो वर्क करते हैं। अब इस राइट्स की डिबेट में हम एक चीज और देखें। ये जो राइट्स हैं ये बेसिकली सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को भी लेके आते हैं। क्योंकि यहां से थोड़ा सा एक दो चीजें लिंक हैं, मैं आपको फिर से वो एक बार कनेक्ट कर दूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो
कि इंडिया के अंदर वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करना और सभी के लिए वेलफेयर एक्टिविटी या वर्क करना है। मीन्स सबको, सबका साथ सबका विकास की जो ओरिजिन है वो इंडियन कॉन्सेप्ट के साथ इंक्लूसिव है, जुड़ी हुई है। और इसीलिए जो हम राइट्स को एक्चुअल राइट की डिफिनीशन में अगर हम समझेंगे तो वो इंक्लूसिवनेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी कि फंडामेंटल राइट के सोर्सेस और इनकी जो जर्नी है। देखिए बहुत लंबा हम नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, वो हमें नहीं पढ़ना। केवल आपके ब्रेन में क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर ये राइट्स आपसे कहीं पूछ लिया गया या कहीं डिबेट में आप पहुंच गए या किसी से आप बात कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल आर्गुमेंट होने चाहिए। वो तब होगा जब आपकी नॉलेज की जो स्टेजेस हैं, है ना, नॉलेज की नींव जितनी गहरी होगी उतना ही आप बेहतर तरीके से चीज़ों को बैकअप कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको एक पूरा ब्रॉडर डायमेंशन यहाँ बता दिया। अब बात करते हैं जो राइट्स हैं, क्या केवल फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल राइट एक अलग कॉन्सेप्ट है, और भी राइट्स आपको मिले हुए हैं। ट्रेड करने का राइट, कहीं भी घूमने फिरने का राइट, कहीं भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेशन से रिलेटेड राइट्स के बारे में, और भी तमाम तरीके के राइट्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए कि कस्टमरी होता है और दूसरा लॉ होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं और इसको अपने से सोचिएगा। इंडिया के अंदर जो राइट्स हैं उसके सोर्सेस, उसका सोर्स क्या है? केवल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कस्टमरी लॉ। ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टमरी लॉ एंड सोसाइटी। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन को अगर आपने सही तरीके से लगा लिया तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी चीजें रुकेंगी नहीं और आपको राइट्स क्लियर हो जाएंगे कि राइट्स के कॉन्सेप्ट बेसिकली चलते कैसे हैं और क्या क्या इसमें बातें आती हैं। इसको ये मैंने राइट डाउन किया हुआ था, जबकि मैंने आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। एक चीज इसके साथ रह गई है जो अभी मैं वो भी क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए जो कॉन्सेप्ट की सोर्सेस के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके के सोर्सेस हमारे पास है, कस्टमरी और लीगल। लीगल का मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमें प्रोवाइड होता है। कस्टमरी का मतलब हमारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आ रही हैं। तो दीज आर द थ्योरी। और राइट्स ट्रेडिशंस से हमें मिल रहे होते हैं, ट्रेडिशन से हमें यह चीज़ें डिराइव होती है। एक कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा सिंपल ही है लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, और एक बार आपको ये इसकी क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर कोई बड़ा टेक्निकल इसमें चीज़ें नहीं है। जस्ट वेट। नेचुरल राइट एक तरीके से सबसे फिलोसफिकल डायमेंशन है राइट्स का, और अगर इसको बहुत सिंपल वे में समझें तो ये बिना डिमांड के आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको डिमांड करनी पड़ेगी और तब फिर आपको ये मिलेगा। नेचुरल का मतलब हो जाए जो नेचर के थ्रू ही मिला हो, लेकिन स्टेट से आपको लेने के लिए इसकी डिमांड करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा एक इसका की बेसिक थ्योरी है। डिबेट काफ़ी
बड़ी होगी, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा डिराइव नहीं करेंगे। आगे जब कहीं ज़रूरत दिखेगी तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। सेम वही बात जो भी मैं आपको कह रहा था कि अगर राइट्स को आप समझ रहे हैं तो राइट का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेजिटिमेट क्लेम होते हैं। और लेजिटिमेट क्लेम का मतलब क्या होता है कि जिनको सोशल और लॉ के अकॉर्डिंग, सोसाइटी और जो लॉ के अकॉर्डिंग जो क्लेम सही होंगे वही राइट के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। यहां से ये जानने की जरूरत है, मीन्स इन दोनों का अप्रूवल आपको चाहिए होगा, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ किसी भी चीज के लिए हम कह देंगे राइट है और वो राइट मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी डिबेट है। अभी देखिए LGBT कम्युनिटी जो डिमांड कर रही है कि हमें मैरिज का राइट मिले, मैरिज सर्टिफिकेट मिले, तो अब यहाँ ड्यूअल डिलेमा क्रिएट आपको देखने को मिलेगा। कैसे? एक तो सोसाइटी का एंगल है, सोसाइटी इस बात के लिए अप्रूवल नहीं दे रही, और दूसरा कि अगर सोसाइटी से नहीं मिल रहा, अगर आप लीगली लेने जा रहे हैं तो लीगली बनाने के लिए भी केवल जुडिशरी चाह के चीजों को चला नहीं सकती, क्योंकि जुडिशरी ने अगर कह भी दिया कि हम इसे वैलिड मान लेंगे, आपके वैलिड मान लेने से तो चीजें बनेंगी नहीं ना। इंडिया के अंदर लॉ का फॉर्मेशन यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैं 1 मिनट में वो आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। देखिए इंडिया के अंदर लॉ कैसे वर्क करता है। इंडिया में लॉ के वर्क के लिए आपको लेजिस्लेशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेजिस्लेशन पहले डिसाइड करेगा कि ये जो लॉ है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक बात। दूसरा, अगर इस लॉ का वायलेशन होता है तो क्या पनिशमेंट आपको दी जाएगी, तभी तो लॉ माना जाएगा। और जब ये दो चीजें डिसाइड हो जाएंगी, इसके बाद पर्टिकुलर एजेंसी, कौन सी एजेंसी इसको लेके रिस्पॉन्सिबल होगी, ये भी देखा जाएगा। और ये 3 चीजें जब डिसाइड हो जाती हैं, इसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, क्योंकि दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर लॉ मेकिंग प्रोसेस, या लॉ मेकिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। और पार्लियामेंट्री डिबेट होगी, पार्लियामेंट्री डिबेट के बाद उसे पास किया जाएगा, और पार्लियामेंट में बैठा कौन है, हमारे सोसाइटी से ही, हमारे सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चूज करके भेजा हुआ है। फिर ये डिबेट यहाँ खड़ी हो गई। अब आपको समझ में आया कि LGBT को हम चाह के भी, या यहां से एक चीज और अपने आप इंक्लूड हो जाती है, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं और आपसे इस तरीके किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात की जा रही है, तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखने हैं, वही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो सकता है जिसको सोसाइटिकल अब अगर मान लीजिए सोसाइटिकल वैलिडिटी नहीं है और वो बात सही है, तो इसके लिए सोसाइटिकल कंसेंट आपको क्रिएट कराने पड़ेंगे। ये भी एक तरीका होता है, अगर गलत है तो उसको सही, गलत को गलत मनवाना पड़ेगा, तब जाके वो बातें मानी जाएंगी। जैसे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा को अकॉर्डिंग टू लॉ हमने गलत मान लिया, लेकिन सोसाइटी इस बात को नहीं मानती थी। धीरे धीरे हमने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, बताना शुरू किया, तमाम तरीके के सोशल वर्क
किए गए, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके ऊपर काम किया, तो फिर सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो गए। लेकिन ये हमें यहाँ पता होना चाहिए कि वो जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए गलत है। सोसाइटी के गलत मानना एक अलग कॉन्सेप्ट है और सोसाइटी के लिए गलत होना एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जिसका फायदा आज हमें देखने को मिल रहा है। विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज, ये सारी आप देखिए, अभी ऐसे डिबेट और भी चल रहे हैं जो 200 साल पहले हम लोगों ने हिंदू धर्म के अंदर जो चेंजेस किए गए, अब वो चेंजेस ट्रिपल तलाक वाला कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, हलाला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा, है ना, जिसको लेके ये डिबेट अभी चल रही है। ये एकदम रिलेवेंट चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि रुकेंगी, ये फिर नेक्स्ट लेवल पे भी चेंजेस होंगे इसमें, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग कस्टम्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, और कस्टम्स बनाए ही जाते हैं सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और उसको बैकअप दिया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो टाइम टू टाइम इसके अंदर चेंजेस होते हैं, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये माना जाता है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब कि अकॉर्डिंग टू डिमांड वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, और एडजस्ट करने का मतलब है कि जरूरत हो तो उसके अंदर हम अमेंडमेंट कर पाए और उससे हम पावर को ले पाए, क्योंकि सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, वही हमें पावर देता है, वही हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है, सबकी ड्यूटीज बताता है, सबकी बाउंड्रीज बताता है। तो आई थिंक आपको क्लियरिटी मिल रही होगी कैसे एक छोटा सा टॉपिक किस तरीके से लिंक है छोटी छोटी चीजों से, और वो रिलेवेंसी हमेशा बनी रहेगी। तो आपको समझ में आया कि जो लेजिटिमेट क्लेम का मतलब क्या होगा यहाँ, ये क्लियरिटी आई थिंक अब आपके पास आ गई होगी। कोई और क्वेरी होगी बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। अब मैं वो बहुत बेसिक में आपको समझाऊं या बहुत सिंपल तरीके से समझा दूं कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिना फंडामेंटल राइट के, या आज का जो इंडिया है वो खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन ये फिलोसफिकल बातें हैं, हमने इस चीज को देखा कि इस चीज के डायमेंशन हम की क्लियरिटी हमें हमारे फाउंडिंग फादर को इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल में हमको देखने को मिली थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो देखने को मिली थी और फंडामेंटल राइट, लेकिन ये फिलोसफिकल बातें हुई ना, कहाँ लग रही ये चीजें आज, उसकी रिलेवेंसी कहाँ है, केवल शब्दों में नहीं, यथार्थ में वो बातें कहाँ दिख रही हैं, वो बातें यहां दिख रही हैं, वो बातें ऐसे दिख रही हैं, सोशल रिफॉर्म के नाम पे, लैंड रिफॉर्म के नाम पे। अभी देखिए, इससे पहले लैंड रिफॉर्म के लिए बिल लेके आया गया, वो भी तो एक लॉ था, लेकिन वो क्या हुआ, वो नहीं बन पाया लॉ, वो बातें आगे नहीं बढ़ पाई। वो भी राइट से रिलेटेड है, जितने प्रोटेस्टर से वो बात, जितने प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप थे वो ये बात यही कह रहे थे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, वो भी इस बात को लिंक कर रहे थे। कोर्ट में ना जाके उन्होंने इसको रोड से इस बात की लड़ाई लड़ी और वो जीतते हैं, फिर सरकार इसे रिवोक कर लेती है। तो राइट्स का मतलब है कि हमारे जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट हमें इजीली अवेलेबल हो और वो वैलिड होना चाहिए। अब इसके अंदर राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप बात कर लीजिए, तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते, ये आप नहीं कह सकते कि हमें हमारे डिजायर है, हमें आपको, हमारी विल है, डिजायर है आपको अब्यूज करने की, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? लेजिटिमेट क्लेम के कॉन्सेप्ट को वो फुलफिल नहीं करता। आई थिंक अब आपको चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। अब इसे मैं बहुत आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है
ये कैसे आगे बढ़ता है कि हाँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि और भी राइट्स हैं। आर्टिकल 265 के अंदर फिनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड बातें की गई हैं। आर्टिकल 301 में आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस के बारे में बात की गई है। पार्ट 13, पार्ट 12, पार्ट 13 में दोनों बातें रखी गई। चलिए थोड़ी सी कुछ बेसिक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी साथ साथ लेते चलिए, ये भी जरूरी हो जाती है। देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि मैग्ना कार्टा 1215 में ये बात आई थी, जहां से इसकी ओरिजिन में देखने को मिलती है। इसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 आता है, और फ्रेंच डिक्लेरेशन द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स 1791। ये सारे के सारे जो हैं वो फंडामेंटल राइट के एंसेस्टर रहे, पूर्वज रहे, वहां से बातें आती गई और इन्होंने एक ब्रॉडर आइडिया प्रोवाइड किया था, और उसी ब्रॉडर आइडिया के बेस पे फिर हमने इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को हमने यहां से शुरू किया। स्वराज बिल 1895 में लोकमान्य तिलक ने दिया। इसके बाद कांग्रेस रिजोल्यूशन लेके आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एनी बेसेंट लेके आती हैं। मद्रास रिजोल्यूशन 1927 में बात की जाती है। नेहरू कमेटी 1928 में बात आएगी। फिर कराची सेशन होगा कांग्रेस का 1931 में, जिसमें एडॉप्ट किया जाएगा फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन पास किया जाता है, उसको एडॉप्ट किया जाता है। और इसके बाद सप्रू कमेटी 1945 में, और यहां से जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल राइट के कॉन्सेप्ट को लिया जाता है। अब ये थोड़ा सा एक दो वर्ड की टर्म है, उसको भी देख लीजिए। जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल का मतलब है ऐसे राइट्स की जिनका वायलेशन होने पे आपको कोर्ट आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड जस्टिसेबल। उसे वो कोर्ट के द्वारा उसे पावर बैकअप मिलता है। और जो नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि ऐसे राइट्स जिनके लिए कोर्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और यही ऑप्शन क्या है, डीपीएसपी यहीं से बना। इस पावर इसके लिए किसको दे दिया गया, स्टेट को ये काम दे दिया गया। और स्टेट को देने के पीछे भी ये बात रखी गई कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर हम कर रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई। तो जब हम फेडरल स्ट्रक्चर को हम देखें तो आप देखेंगे कि स्टेट के पास भी काफी 65 जो सब्जेक्ट हैं जो स्टेट के पास पड़े हुए हैं, जहां वो लॉ बनाती है और उसमें इंटरवेंशन नहीं है सेंट्रल का, उस पर स्टेट ही अपने हिसाब से डील करती है। अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे तो फिर सेंट्रल उसको देखेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, स्टेट उसको देख रहा होता है। तो ये कई तरीके के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग स्टेट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बारे में बात की गई। और इस डिमांड में उसके हिस्टोरिकल डिमांड थे, उनके कल्चरल डिमांड थे, उनके एथनिक डिमांड थे, उनके ज्योग्राफिकल डिमांड थे। ठीक है, और ये सारे डिमांड जो है, दूसरा कई चीजें सीजनल भी होती हैं। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए स्टेट को ये पावर दी गई। और उसी पावर के अंदर जो ऑप्शन आता है, जो नॉन जस्टिफिकेशन राइट वाले कॉन्सेप्ट को हमने दिया। अगर स्टेट को ये लगे कि हमारे एरिया में हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कुछ एक ऐसी एक्टिविटी बढ़ानी है जहां लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, तो वो डीपीएसपी में स्टेट वो काम करेगी। और उसके लिए आप कोर्ट उसके खिलाफ या उसके लिए या उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे सरकार को ये लगे कि हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर
जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस है, वो बहुत दबी हुई है, और उसको हमें अपवर्ड लाने के लिए हमें कुछ प्रिविलेज देनी पड़ेगी, हमें कुछ वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और वहाँ हम रिजर्वेशंस बढ़ा सकते हैं, या हम उनको पर्टिकुलर स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या पर्टिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए उस एरिया की अदर जो कास्ट है वो कोर्ट नहीं जा सकती। ये कॉन्सेप्ट नॉन जस्टिफिकेबल राइट्स के कॉन्सेप्ट में बातें आती हैं, और नॉन जस्टिफिकेबल राइट के कॉन्सेप्ट में बातें आती है जो डीपीएसपी में आएंगी, पार्ट 4 में आती। अब एक सवाल और देख लीजिए यहां से, अगर ये नॉन जस्टिफिकेबल राइट के कॉन्सेप्ट को कंट्रोल फिर कैसे किया जाता है, इसके लिए इंडिया में इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया। कोई बात नहीं, आप मनमानी नहीं कर सकते, 5 साल के बाद आपको फिर जनता के पास पहुंचना है, और आपने जितना जो किया हुआ है उसका लेखे जोखा को आप बताएंगे जनता को। जनता ने अगर आपके काम को अडॉप्ट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम वो आपको वेलकम, और अदरवाइज किक आउट हो जाएंगे और आप दूसरी जो पार्टी है वो आएगी। सिंपल। तो जो नॉन जस्टिफिकेबल राइट है ये केवल कोर्ट में जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन पीपल के कोर्ट में, ये पीपल के पास तो है ये पावर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, और आई थिंक अब आपको ये पूरी इसकी भी क्लियरिटी मिली होगी कि ये कैसे चीजें चलती हैं। आज के टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं, आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।